अच्छा, इसमें पहले तो स्टार्ट, इन्होंने कोई क्वेश्चन पूछने हो तो फिर मुझे बताएं, फिर ताकि उसके बाद फिर स्टार्ट हो। क्योंकि इनमें से किसी की कोई क्वेरी है, क्योंकि तो मेरा ख्याल एग्जाम नेक्स्ट वीक है। क्योंकि मुझे वो इमरान ने कहा था कि जी हमने ये स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल्स वो जरा देखने। If somebody has अस्सलाम question, वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि जो यंग लेडी है, अगर उसको एंडोमेट्रियोमा है, मतलब 3 to 4 सेंटीमीटर भी है या 5 सेंटीमीटर का है, और उसे पेन रिलीफ और फर्टिलिटी एट अ टाइम चाहिए, तो फिर हमें किस तरफ जाना चाहिए? लेप्रोस्कोपी की तरफ जाना चाहिए, या उसको एनसेड और सीओसीपी दे के 3-4 मंथ के लिए फिर हमें मतलब उसको इंडक्शन इंडक्शन देनी चाहिए? बेटा ये तो हर मरीज का इंडिविजुअलाइज होगा, ये तो कांट बी फिक्स, उसकी एज पे, उसके सेमन एनालिसिस की और उसकी डिजायर्स पे डिपेंड करता है। अगर तो उनकी फर्टिलिटी डिजायर्स हैं तो ये नॉर्मली वो रिकमेंड ये करते हैं कि अगर 5 सेंटीमीटर से बड़ा एंडोमेट्रोमा है तो देन इट हैज टू बी ऑपरेटिव ऑन, लेकिन अगर 3 सेंटीमीटर का भी है और उसके सिम्टम्स हैं और पेशेंट वांट फर्टिलिटी और बाकी चीजें फेल हो गई हैं तो फिर उसकी सर्जरी की जरूरत पड़ जाए। लेकिन ये गाइडलाइंस हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उसमें पेशेंट की हिस्ट्री, उसकी डिजायर, उसकी कॉस्ट, ये सब चीज़ों को देखने के बाद फिर आप करके आके दे सकते हैं। और ऑफ कोर्स उसकी थैंक यू सर। ट्यूबर स्टेटस का भी बीच में हमें हो आइडिया, तो फिर देन वी कैन एडवाइस। थैंक यू सर। ओके। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर पिछली दफा ना पेपर में एक एग्जामिनर पूछ रही थी कि व्हाट आर दी प्री रिक्विजिट्स ऑफ इक्सी। सॉरी समझ नहीं आया बेटा, दोबारा क्वेश्चन कीजिए। सर एक स्टेशन था उस पे मैडम पूछ रही थी कि प्री रिक्विजिट्स ऑफ इक्सी क्या है, और वो कह रही थी कि इसके हाईएस्ट मार्क्स हैं, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसका क्या जवाब देना है। बेटा वो तो बड़े सिंपल से हैं, उसमें ऐसी क्या मसला। उसकी इंडिकेशंस आप देखो कि क्या है, और प्री रिक्विजिट तो इसी की आपके स्टार्टिंग फ्रॉम ओलिगोस्पर्मिया से स्टार्ट होके मे बी इट गोज अप टू अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, जो जो इंडिकेशंस उसकी हैं वो आप करके उसकी बता दो उसमें। और प्री रिक्विजिट में उसका एएमएच लेवल्स भी हैं, उसका इंटरफेरेटिव काउंट भी है, उसका अपना एफएसएच लेवल्स भी आ जाते हैं, और हस्बैंड का ठीक है। एनालिसिस, वो सारी चीज़ें इसी में आती हैं। जी सर, ठीक है, थैंक यू। हम्म। चलो, अगर क्वेश्चंस नहीं है तो फिर देन स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन, और उसके बाद फिर देन वी कैन कंटिन्यू विद द डिस्कशन। ऑलराइट। चलो, वी गोना टॉक अबाउट ovarian stimulation protocols in ART. So ART में what are the technologies which we use in ART? इसमें IVF है, ICSI है, क्रायोप्रिजर्वेशन ऑफ गैमीट्स एंड एम्ब्रियोज हैं, PGT है, PGTS भी है, और PGS भी है। We don't include IUI in this क्योंकि उन्होंने इसकी क्लासिफिकेशन में ART के अंदर से असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर वो हमने टेकन डाउन। तो बेसिकली इसमें वो चीज़ इंक्लूड होती है जिसमें एग्स और एम्ब्रियोज की हैंडल है, आप हैंडल करते हो। IUI के अंदर आप
एग्स की हैंडलिंग नहीं होती, सिर्फ स्पर्म्स की हैंडलिंग होती है, इसलिए उसको इस टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं अभी तक उन्होंने ऐड किया। And this has been recommended by the Center for Disease Control and Prevention in 2002. तो इंडिकेशन फॉर आईवीएफ या इक्सी जो है वो ट्रिपल फैक्टर भी हो सकती है, मेल फैक्टर भी हो सकती है, जिसमें आपकी आ जाते हैं, तो फिर देन इसके अंदर हमें पेशेंट का एफएनए या टीजा या पीजा करके देन वी डू द प्रोसीजर विद दैट। उसके अलावा ओवुलेटरी डिसफंक्शन फीमेल्स के अंदर, एंडोमेट्रोसिस अनएक्सप्लेन्ड, और ऑफ कोर्स जिन्होंने अपनी जेनेटिक स्क्रीनिंग करानी हो, अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ एनी जेनेटिक डिजीज हो, या उनकी अपने सिबलिंग्स में ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर उसमें देन दैट कैन बी डन। Stimulation जो है is the process of inducing ovarian follicle development and oocyte maturation using medication. Basically medicine देके normal जो होता है आपका, अगर आपको अपना वो याद हो ओवेरियन साइकिल जो हमने प्रॉब्ली फर्स्ट और सेकंड ईयर में पढ़ा था, कि उसमें नंबर 1 कोहॉर्ट ऑफ फॉलिकल्स पहले आपके डेवलप होते हैं, एंड देन आफ्टर देम ओनली वन ऑफ देम मैच्योर्स, रेस्ट ऑफ देम काइंड ऑफ डिग्रेड, एंड उसमें फिर वो फॉलिकल आगे जाके रप्चर करता है एंड सो ऑन। इन दिस स्टिमुलेशन व्हाट वी डू इज कि जो ये आपकी जो बाकी सारे डिग्रेड हो जाते हैं फॉलिकल्स जो कोहॉर्ट के बनते हैं, उनको डिग्रेड नहीं होने देता। एज अ रिजल्ट कि वो सारे के सारे उनका साइज बड़ा हो जाता है, तो एज अ उसकी वजह से आपको नंबर ऑफ एग्स या ज़्यादा मिलते हैं, यानी द नंबर ऑफ एग्स ज़्यादा रिट्रीव होते हैं, तो उसमें चांसेस ऑफ फर्टिलिटी उसके अकॉर्डिंगली दैट है। दिस इज द सेम थिंग विच जो आप ओवुलेशन इंडक्शन करते हैं, उसमें भी वो यही चीज़ करते हैं कि जी विद मेडिकेशन जिसमें क्लोमिफेन है, एरोमेटिस है, कि वो आपके जो कोहॉर्ट ऑफ फॉलिकल्स जो हमने रिक्रूट होते हैं इनिशियली, उनको वो डीजनरेट नहीं होने देता, तो एक की बजाय मल्टीपल फॉलिकल्स हमें मिल जाते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू हार्वेस्ट एज मैनी मेच्योर एग्स एज पॉसिबल फ्रॉम द ओवरीज, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ हमें फॉलिकल्स मिल सॉरी एग्स मिल सकें, और उसके अकॉर्डिंगली वी कैन मैनेज। जो हम ड्रग्स यूज करते हैं आईवीएफ और इक्सी, वो जीएन गोनाडोट्रोफिन्स हैं, जिसमें जीएनआर नॉर्मली एचएमजी है और रिकॉम्बिनेंट एफएसएच है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो थोड़ा सा मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। अदर देन दैट जीएनआर एगनिस्ट हैं और जीएनआर एंटेगनिस्ट हैं। इन दोनों का डिफरेंस वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन, एंड ऑफ कोर्स इन द एंड उसकी स्टिमुलेशन सॉरी अपना ट्रिगर करने के लिए देन वी यूज एचसीजी जहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो जो टाइप ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स हैं वो मार्केट में हमारे दो नाम से आते हैं, एचएमजी जो नॉर्मली हम काफ़ी यूज़ करते हैं, आईवीएफ एम, और ये मीनोगॉन के नाम पे इन द मार्केट विच इज जो आते हैं 75 इंटरनेशनल यूनिट के हिसाब से आता है। और जो रिकॉम्बिनेंट है एफएसएच वो जैसे ये दो मैंने नाम लिखे हुए हैं जिसमें प्यूरोगॉन है, इनका फ़र्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट। जो एचएमजी है इट इज़ चीपर, और ये इसको लेते हैं किस तरह है, व्हाट टू डू इज कि जो मीनोपॉजल फीमेल्स होती हैं उनके यूरिन के अंदर वी हैव दिस एफएसएच एंड एलएच, ये दोनों छोटी चीजें आ जाती हैं। उनको यूरिन को ये कलेक्ट करते हैं फ्रॉम ऑल द मीनोपॉजल वीमेन जो यूरिन पास करती हैं, दे पास इट इन अ कंटेनर एंड देन दैट कंटेनर इज गिवन टू द लैब। लैब वाले उसको क्या करते हैं, उसको प्यूरिफाई करते हैं और उनको उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं ये एफएसएच एंड एलएच। पर इसकी जो एक नंबर ऑफ डिसएडवांटेज वो ये है कि द डोज ऑफ दैट एफएसएच एंड एलएच वो थोड़ा सा कैन वेरिएट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फीमेल टू फीमेल। जो रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट मीन्स कि एनीथिंग विच इज बीन मेड इन द लैब, सो दीज आर बीन मेड इन द लैब, जो जेनेटिकली इसको इंजीनियर करके बनाया गया है। उस उसका एडवांटेज ये है कि इसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं होती, बिकॉज वो लैब के अंदर आप उसको जाके मॉलिक्यूल को बना रहे हो, तो उसमें देयर वोंट बी एनी काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज। इट इज का जो डोजेज है वो कैन बी कंट्रोल्ड, क्योंकि यू नो कि आपने कितने कितने डालना है, और इसको जो डिफरेंस इन डोजेज इन डिफरेंट बैचेस वो मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि सब में वो एक ही तरीके से फैक्ट्री से बेसिकली इसको निकालते हैं। पर इसका डिसएडवांटेज मोस्ट ऑफ देम इज द कॉस्ट, जो ऑलमोस्ट अबाउट 3 times the cost of
ये HMG ह्यूमन मेनोपॉज के साथ होती है। सो हाउ डू वी चूज के हमने क्या करना है, लेकिन अगर दोनों को हम कंपेयर करके देखा जाए, अगर स्टडीज की गई दैट्स प्रॉब्ली इन 2011 कि द क्लिनिकल चॉइस ऑफ gonadotropin शुड डिपेंड अपॉन 3 चीजें उसने कहा है। उसकी नंबर 1 मार्केट के अंदर अवेलेबिलिटी, कन्वीनियंस एंड कॉस्ट। हमारे यहाँ बिकॉज ऑफ द सोशल सर्कमस्टांसेस द कॉस्ट डज मैटर अ लॉट एंड पेशेंट की उसकी वजह से तो उसकी पे डिपेंडेंट होती है। दूसरा उसने कहा कि जी डिफरेंस बिटवीन यूरिनरी जो हमने HMG की बात की थी आर कंसिडर अनलाइकली टू बी क्लिनिकल सिग्निफिकेंट। उन्होंने कहा कि जी बेसिकली द रिजल्ट्स जो हमारे आते हैं वो कंपेरेबल हैं, तो इसलिए इतना कोई ज़्यादा इनमें फर्क नहीं है। लेकिन स्टिल साथ हर स्टडी की तरह जैसा वो लिख देते हैं, उन्होंने कहा जी कि फर्दर वी नीड टू काइंड ऑफ हैव अ रिसर्च ऑन दिस के इनकी इफेक्टिविटी एंड सेफ्टी के ऊपर हमने बात अभी करनी है। सेकेंड थिंग मैं जो बात की थी एंटेगनिस्ट एंड एगनिस्ट की। एंटेगनिस्ट जो हम नॉर्मली करते हैं, व्हाट दे डू बेसिकली दे गो एंड दे ब्लॉक द रिसेप्टर्स, उनकी एक्टिवेशन एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कि उनका कंपटीशन खत्म हो जाता है, तो इसलिए फिर उनकी अमाउंट आपकी फ्रीली अवेलेबल होता है इन द बॉडी एंड देन बेसिकली जो हमारा फीडबैक वाला मैकेनिज्म है उसको ब्लॉक कर देते हैं। इसकी एडवांटेज ये है कि इसकी इमीडिएट डोज होती है और अगर हम जैसे ही स्टॉप करते हैं इसकी रिवर्सिबिलिटी शॉर्ट, इसकी हाफ लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। एगोनिस्ट सॉरी जो हैं ये हम नॉर्मली जो डेकापेप्टाइल या लूसिन यूज कर रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म मंथ्स के लिए भी कई बार यूज किया जाता है इन दोज केसेस ऑफ एंडोमेट्रोसिस। बेसिकली व्हाट इट डज इट कॉजेज रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन। बेसिकली ये ओवरीज को बिल्कुल ही शट डाउन कर देते हैं। इनिशियली इनको फ्लेयर अप करते हैं, उसके बाद फिर वो इसको एकदम शट डाउन कर देते हैं। इसका सबसे एक बड़ा डिसएडवांटेज ये कि अगर आप इसको स्टॉप करो तो इसकी रिवर्सिबिलिटी या नॉर्मलाइज होने में इट समटाइम्स टेक सम टाइम, फॉरन नहीं होता जैसे कि एंटेगनिस्ट होते हैं। अब वे डू वी यूज एंटेगनिस्ट एंड वे डू वी यूज एगनिस्ट, ये विल थोड़ा सा हम आगे जाके बताएं। एंड ऑफ कोर्स टू ट्रिगर करने के लिए LH सर्ज आती है, इसीलिए तो ACG जो है इट इज मोर ऑफ अ काइंड ऑफ लुक्स लाइक एन LH। एंड ACG जो आपका इंड्यूस करता है कि फाइनल मैच्योरेशन के अंदर इट हेल्प्स, लेकिन उस मैच्योरेशन के बाद अगर हम इसे ज़्यादा डिले कर देते हैं तो फिर उसकी ओवुलेशन भी हो जाएगी। तो वंस ACG इज डन तो यू हैव टू डू व्हाट यू कॉल दैट पिकअप हमने विद इन, आपको मैं उसके बता दूंगा कि हमने कब तक उसको पिकअप करना है। अगर पिकअप नहीं करेंगे तो वहां से उसकी ओवुलेशन भी हो जाती है। अब किस पेशेंट में हमने कौन सा और कब यूज करना है, तो 3 टाइप के पेशेंट्स होते हैं। हाइपो रिस्पॉन्डर, हाइपो एज यू नो के जो उन्होंने कि जी उन्होंने ड्रग से उन्होंने दे विल नॉट रिस्पॉन्ड वेरी वेल। दूसरे हैं हाइपर रिस्पॉन्डर, जो आपको पता है कि आप उसको थोड़ी सी भी ड्रग देंगे तो वो एकदम उन्होंने एक्सेसिवली स्टिमुलेट करना है, क्योंकि इस सारों में स्टिमुलेशन में जो कहानी है वी हैव टू कीप अ बैलेंस बिटवीन ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन and the number of eggs which you want to retrieve. So उन दोनों में फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई कि जी हाइपर वाला कौन सा है, हाइपर वाला है, एंड विच यू होप कि जी इन दवाइयों के साथ ये वाला जो मरीज है ये नॉर्मल होगा। हाइपर वाले यूजुअली आर दोज ओल्डर एज पेशेंट्स जिनका FSH ज़्यादा हो, एज 37 हो, AMH इज लोअर एंड AFC जो एंटरफेलिकल काउंट है वो लेस देन 5 हो बोथ ओवरीज के अंदर, तो उनको हम लेबल करेंगे एज एन हाइपो रिस्पॉन्डर्स। जो सॉरी हाइपो रिस्पॉन्डर्स, हाइपर रिस्पॉन्डर वो होगा जो एज बिटवीन 25 एंड 35 है, उनका FSH इज ऑन द लोअर साइड, LH हाई है जैसे PCO में होता है, AMH इज हायर। दीज आर द पेशेंट जिनको पता है कि आपने थोड़ी सी भी ड्रग देनी है वो एकदम बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप कर जाएंगे, उनका चांसेस ऑफ गोइंग इनटू ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन ज़्यादा होता है, और उनका इंटरफेलिकल काउंट जो है दोनों ओवरीज के अंदर मिला के बिटवीन 10 to 12। नॉर्मल वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें बिटवीन द एज ऑफ 25 to 35 अगेन, FSH is around less than 8, AMH is more than 2, antral follicle count is between 4 to 6 follicle in each ovary. They are the best patients जिसमें आपका chances, stimulation, control and getting a pregnancy सबसे highest होता है। Okay, the ovarian response again depending upon antral follicle count, which is less than or equal to 4. They normally we put them in the low responders, जिनके greater than 16 हो,
उनको हम कहते हैं कि जी ये हाई रिस्पॉन्स करेंगे। अगेन एफएसएच का लेवल ग्रेटर देन ऑलमोस्ट 9 जो इंटरनेशनल यूनिट है वो लो रिस्पॉन्डर्स में आ जाते हैं, लेस देन 4 होगा वो हाई रिस्पॉन्स में आ जाएंगे। एंड क्योंकि आजकल एफएसएच की वैल्यू कम होती जा रही है सिग्निफिकेंस, तो एएमएच अगर हम जाके देखें तो दिस इज एएमएच हार्मोन लेस देन और इक्वल टू 5.4, बट रिमेंबर दैट दिस इज पिको मोल। जो हम नॉर्मली हम यहाँ पे यूज करते हैं आसान इस नैनोमोल, उसमें तकरीबन इट इज खैर मैं पहले इसकी बात कर लूँ, इज लेस देन 5.4 फॉर लो रिस्पॉन्डर एंड मोर देन 25 इन हाई रिस्पॉन्डर। जो हमारा है सॉरी AMH सेकंड वाला, इट इज आई थिंक लेस देन 1, आई एम नॉट वेरी श्योर, ये जरूर चेक कर लेना, लेकिन लेस देन 1 जो है वो दे आर नोन एज अ लो रिस्पॉन्डर, एंड मोर देन 2 जो है वो दे आर नोन एज ग्रेटर देन और इक्वल, मोर देन 2 जो है वो हाई रिस्पॉन्स में आएगा, और जो उससे ज़्यादा आ जाता है तो उसमें फिर वेरिएंट हाइपरस्टिमुलेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कंट्रोल ओवेरियन स्टिमुलेशन इन IVF, कंट्रोल का मतलब ये है कि यू नीड टू काइंड ऑफ उसकी डोज एडजस्टमेंट करते हैं। जब हम ये गोनाडोट्रोपिन यूज कर रहे होते हैं फॉर ओवेरियन स्टिमुलेशन IVF ट्रीटमेंट, वी हैव टू इंडिविजुअलाइज स्टार्टिंग डोज ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेशन। दैट मीन्स कि जो हमने स्टार्टिंग डोज उसकी हमने देनी है उसकी स्टिमुलेट करने के लिए, वो विल डिपेंड अपॉन अगेन कि जी वो किस कैटेगरी में आ रहा है, हाइपर में, हाइपो में कि नॉर्मल। उसके अकॉर्डिंग टू दैट वी एडजस्ट द डोज, एंड दिस आल्सो डिपेंड्स अपॉन जो फर्दर आपने फैक्टर्स देखने हैं, वो उसकी एज है जिसने पहले हमने जिक्र किया, उसका BMI है, उसकी PCO के लिए अवेलेबल है, एंट्रोफॉलिकल काउंट है, अगेन FSH है और AMH है। इन सब को देखने के बाद उसके बाद यू कैन काइंड ऑफ सिट डाउन एंड डिसाइड कि जी इसकी स्टार्टिंग डोज हमने कितनी अपने रखनी है फॉर गोनाडोट्रोफिन के लिए। जो आपकी इसको डाउन रेगुलेट वाली डोज होगी वो नॉर्मली एक इट्स द सेम, लेकिन जब आपने बाद में इसको स्टिमुलेट करना है बाय गोनाडोट्रोफिन, वो वेरी करती है फ्रॉम लो डोसेज टू हाई डोज। एंड वी ऑल नो कि एज द पेशेंट एज जो है गेट्स हायर एंड हायर, द चांसेस फॉर फर्टिलिटी जो है उसका ग्राफ वो डिक्रीज से डिक्रीज करता जाता है। सो द बेस्ट पेशेंट्स नॉर्मली वी कंसिडर फॉर एन IVF इज अराउंड लेस देन और अराउंड 35 एंड बिलो दैट। मोर देन दिस करें तो ये नहीं कि 40 पे नहीं होगी, लेकिन यू कैन सी द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी आर वे गो डाउन, एंड above 45 तो इट्स लेस देन about 5% or so। सो उसके ऐसे पेशेंट्स को देन दैट इज वन ऑफ द रीजन कि हमें अगर रेफर करना है तो पेशेंट हैज टू बी रेफर्ड इन टाइम विद दिस थिंग। जैसा मैंने आपको कहा था गोनाडोट्रोफिन की डोजेज, सो नॉर्मल के अंदर वी स्टार्ट विद 200 to 300 इंटरनेशनल यूनिट्स, हाइपो के अंदर वी स्टार्ट विद 300 to 450, एंड हाइपर के अंदर वेरी लो डोज ऑफ 100 to 150, और 450 से ज़्यादा वी कैन नॉट। सो हाइपो में जो रिस्पॉन्ड नहीं करना है वो 50 है, एंड वंस वी स्टार्ट डूइंग दैट उसके बाद उसको अल्ट्रासाउंड करके मॉनिटर करके उसको देन वी सी, देन वी डिसाइड कि कितने फॉलिकल्स बने हैं, उनका साइज कितना है। उसके बाद देन आइदर वी नीड टू इंक्रीज द डोज और वी नीड टू डिक्रीज द डोज। अगर वो ज़्यादा हाइपर स्टिमुलेट हो रहे हैं तो विल डिक्रीज द डोज, अगर वो नहीं रिक्वायर्ड जो आपकी है वो नहीं आपको डिजायर ऑफ फॉलिकल्स नहीं मिल रहा है, तो देन फिर हम क्या करेंगे, हम उसकी डोज इंक्रीज करेंगे। लेकिन द मैक्सिमम डोज विच वी कैन गिव इज नॉट मोर देन 450 इंटरनेशनल यूनिट इन अ डे। ये जो आप ज्यादा पूछते हो कि जी व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग एंड शॉर्ट प्रोटोकॉल, लॉन्ग प्रोटोकॉल normally is done by the agonist protocol, and the short one is GnR's antagonist protocol। नॉर्मली दोनों ही किए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन अगेन द पेशेंट्स रिक्वायरमेंट। सो लॉन्ग प्रोटोकॉल जो है वो क्या करते हैं, लॉन्ग प्रोटोकॉल वी स्टार्ट विद GnRH agonist इन मिड लूटरल फेज ऑफ प्रीसीडिंग साइकिल। दैट मीन्स कि अगर हमने उसने नेक्स्ट साइकिल में अपना करना है तो जो उससे पहले वाला साइकिल है उसकी डे 21 पे मिड पे हम वी विल स्टार्ट विद दिस, नॉर्मली विद 0.1 मिलीग्राम उसका डेली डोज होती है ऑफ GnRH एगनिस्ट। टिल हम ये लगता रहता है कंटिन्यूसली, जब हमने ट्रिगर डे नहीं देना, ट्रिगर डे इस दिन जिस दिन हमने HCG उसको लगाना है, स्टार्टिंग सिमुलेशन। और उसके बाद फिर जब हमें डे 2 और 3, दैट मीन्स कि जो जिस साइकिल में उसने आना है, इसमें जरूरी नहीं कि उसको पीरियड्स हैं, लेकिन उसके डे 2 और 3 के अंदर
फिर हम विल स्टार्ट विद द स्टिमुलेशन बाय स्टार्टिंग विद द गोनाडोट्रोफिन्स। तो उसके और सेकेंड या थर्ड डे से हम स्टार्ट कर देते हैं और उसको कॉल करते हैं ऑन 6th और 7th डे ऑफ द साइकिल, जिसमें हम आके उसके फॉलिकल्स को उसको देखते हैं। एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट वी विल डिसाइड अपॉन कि हमने गोनाडोट्रोफिन्स की डोजेज किस तरह हमने एडजस्ट करनी है, बढ़ानी है, कम करनी है कि रोक देनी है। और फिर एचसीजी हम लगा देते हैं जहाँ उसके फॉलिकल्स, हमारा ख्याल है कि 3 या उससे ज़्यादा फॉलिकल 18 mm तक पहुंच जाएं, देन दैट मीन्स कि हमारी स्टिमुलेशन कंप्लीट हो गई है। फिर हम उसको वहाँ पे एचसीजी का इंजेक्शन लगाते हैं एंड एग पिकअप इज डन बिफोर 36 आवर्स, क्योंकि बियॉन्ड 36 आवर्स चले जाएंगी तो फिर वो फॉलिकल्स हमारे रप्चर कर जाएंगे एंड विल नॉट फाइंड एनी एग्स। सो 34 to 36 आवर्स फिर हम उससे पहले उसको एग पिकअप उसका कर लेते हैं। शॉर्ट प्रोटोकॉल क्या होता है? शॉर्ट प्रोटोकॉल होता है कि वी स्टार्ट विद दिस साइकिल, जिस साइकिल में उन्होंने आईवीएफ कराना है उसी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर वो करते हैं, और डे 2 और डे या 3 के अंदर आपका डायरेक्टली आपने गोनाडोट्रोफिन उसके स्टार्ट करते हैं। उसकी मॉनिटरिंग उसी तरह जिस तरह पहले की थी, हमने 6 से 7 डे पे करते हैं। और उसके अंदर अगर हम कर देते हैं एंटेगनिस्ट व्हेन लीडिंग फॉलिकल्स जो है वो अप टू 14 मिलीमीटर तक पहुंच जाए, एंड देन वी डिसाइड जब 18 मिलीमीटर तक हो जाता है तो हम उसका ओपीयू डिसाइड कर देते हैं। वो उसी तरह है जिस तरह हमारा लॉन्ग प्रोटोकॉल में था, कि जिसमें 3 और मोर फॉलिकल्स रीच अप टू 18 मिलीमीटर, और फिर हम एसीजी लगा देते हैं एंड देन एग पिकअप इज डन बिटवीन बिफोर 34 टू या 36 वीक्स से पहले पहले हमने उसको पिकअप करना है। नेचुरल साइकिल आईवीएफ नॉर्मली नहीं किया जाता, लेकिन जो लोग इसको स्पॉन्सर करते हैं वो इसका एडवांटेज ये है कि ऑफ कोर्स वी डोंट हैव सॉरी। अच्छा, नेचुरल सर ये साइकिल जो आपने शार्ट प्रोटोकॉल जी बताया था डे सेकंड से हमने देना है। जी सर एक क्वेश्चन था, ये जो आपने जी शार्ट प्रोटोकॉल बताया था डे सेकंड से लगाना है, उसके बाद जो है मैच्योर फॉलिकल आ जाता है तो हमने एचसीजी ट्रिगर देना है, तो इट मींस कि इसमें हमने गोनाडोट्रोफिन नहीं देना है जो लॉन्ग प्रोटोकॉल में हमने दिया नो था। नहीं गोनाडोट्रोफिन बेटा, गोनाडोट्रोफिन आपकी स्टिमुलेशन करते हैं। ये आपका अगर आप ओवेरियन साइकिल जाके देखो ना, गोनाडोट्रोफिन में है क्या, व्हाट इज डज गोनाडोट्रोफिन उसमें जो कंटेन? एलएच और एफएसएच हम देते हैं। एलएच और एफएसएच है, तो दैट मींस कि आपने एचएम स्टिमुलेट करने, ये तो स्टिमुलेशन तो आपको लॉन्ग में भी तो जा वो रही है। जेएनआरएच एंटागोनिस्ट का पूछ रही हैं, जेएनआरएच एंटागोनिस्ट हम कब देंगे इस सर साइकिल ये में, जो शॉर्ट प्रोटोकॉल में? शॉर्ट में हम देते हैं एंटेगनिस्ट देते हैं व्हेन जब फॉलिकल हमारा 14 मिलीमीटर का हो जाता है, उसके बाद देन वी ऐड। जो सबसे वाला हमारा जो अल्ट्रासाउंड किया हमने, वो कौन से डे पे आ जाता है कि जहाँ 14 मिलीमीटर का हमारा फॉलिकल हो जाता है, वहां पे हम ऐड ऑन कर देते हैं एंटेगनिस्ट, ताकि उसकी मैच्योरेशन और सर बेहतर मेरा हो, कहने का मकसद ये कंट्रोल। था ये जो जी डिसाइडेड डोज जैसे ऑफ हमने गोनाडोट्रोफिन, तो सर ये कितनी डोज हम देंगे? पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगी या कोई डिसाइडेड डोज होगी जो हमने हर पेशेंट को वो देनी है? बेटा गोनाडोट्रोफिन को मैंने आपको बताया, इट विल डिपेंड अपॉन द डोजेज, विल डिपेंड अपॉन हाइपर, हाइपो, नॉर्मल। जो उनकी डोजेज है वो हमारी ये गोनाडोट्रोफिन की, जो नॉर्मल वाले हैं उनको 200-300 से स्टार्ट करते हैं, दिस इज स्टार्टिंग डोज। हाइपो जिनको पता है कि इन्होंने रिस्पॉन्स, इनकी एज ज़्यादा है, इन्होंने रिस्पॉन्स अच्छी तरह नहीं करना या उसका एएफसी कम है, उसमें 300 to 450 विच इज 450 इज द मैक्सिमम। और जिसको पता है कि जिस ये पीसीओ का पेशेंट है या इसमें बहुत ज़्यादा है, तो उसमें फिर स्टार्ट फ्रॉम द मिनिमम 100 to 150। और जब इसको रिपीट करते हैं, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द डे 2 और डे 3। जब हम इसका डे 6 के अंदर स्कैन करके देखते हैं, फिर डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ फॉलिकल्स, उनका साइज, इसकी डोज फिर एडजस्ट करते हैं। कीओं को उसी तरह चलते रहेगा, अगर रिस्पांस कम हो रही है तो उसकी डोज इंक्रीज कर दी जाएगी, जिसमें एक्सेसिव रिस्पांस आ रही है तो उसकी डोज डिक्रीज कर दी जाएगी। ऑफ कहाँ गया ये वाला, ये हमारा इधर भी है स्टिमुलेशन जहाँ गोनाडोट्रोफिन से दे रहे हैं फ्रॉम साइकिल डे 2 to 3, और ये शॉर्ट में भी है और ये लॉन्ग में भी है, जहाँ पे स्टार्टिंग इज 6 to 7 ऑनवर्ड्स, और स्टिमुलेशन विल डिसाइड फ्रॉम डे 2 to 3, और उसके हिसाब से जो हमने लगाना है। इसमें सिर्फ फर्क दोनों में, सिर्फ दोनों में लॉन्ग और शॉर्ट में ये कि उसमें पहले आप जीएनआरएच एगनिस्ट फ्रॉम द 21 डे से स्टार्ट करते हो, ये लंबा प्रोसेस होता है, तो 7 दिन वो चलेंगे,
7 दिन करने के बाद फिर डे 2 और 3 चीज में हम ऐड कर देंगे ये इसकी क्या कहते हैं गोनाडोट्रोफिन, एंड देन वी मूव ऑन विद लाइक दिस। इसमें नहीं समझ आई तो मैं इसको रिपीट कर दूं, बिकॉज यही आपकी कंफ्यूजन है कि हमने एगनिस्ट एंटेगनिस्ट का यूज करना है, और नंबर 2 कब से कौन सी दवाई और ये कब से स्टार्ट होगा। लॉन्ग का बता दो, सिंपल है ना। लॉन्ग मीन्स के द प्रोसीजर विल रन लॉन्ग, दैट मीन्स 7 डेज ये और 14 डेज ये मिल जाता है, 21 डेज का वो टोटल प्रोसीजर होता है। जो शॉर्ट प्रोटोकॉल है ये दैट इज फॉर अबाउट 14 डेज, वो पहले हाफ में उसी में हमारा इसका खत्म हो जाता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड शॉर्ट एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लॉन्ग। हेलो। ये मिसकंसेप्शन, दिस इज अ मिसकंसेप्शन कि जहाँ पे आप लोग कहते हो कि जी आपके एग्स ठीक बने हुए अल्ट्रासाउंड वाले। एग्स आर नेवर बीन सीन ऑन अल्ट्रासाउंड। हाँ, फॉलिकल कैन बी सीन। अब उसमें आप प्रिडिक्ट जरूर कर सकते हो कि जी कि इतने साइज का अगर फॉलिकल होगा तो उसमें एग अच्छा होगा। अगर इट इज लेस देन दैट तो वो ठीक है। अब आगे और चले जाओ, जहाँ पे इन लोगों की मैंने मैं ख्याल लास्ट टाइम ही बात की थी कि अगर हाइपर स्टिमुलेट हो गया तो सब लोग ये क्या करते हैं कि उनकी फिर वो स्टिमुलेशन पहले ही रोक देते हैं, और दे पिक अप इमेच्योर एग्स, जिसको जिस तरह नॉर्मली हम एग पिकअप करते हैं, एंड फिर उनको मिच्योर करते हैं इन द लैब। वो फिर एक उनका मीडिया फर्क है, उनकी टाइमिंग फिर और लंबी हो जाती है। जब वहां से मेच्योर हो जाते हैं वो एग, फिर उनको आगे वो फर्टिलाइज करके फिर वो आगे उसको ट्रांसफर करते हैं। सो दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन फिलहाल के लिए जो है व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्ग एंड द शॉर्ट प्रोटोकॉल। एंड द ऑब्जेक्टिव इसमें यही होता है कि हमारे 8 मिलीमीटर से ज्यादा फॉलिकल्स हो जाए, और इसमें शॉर्ट के अंदर हम ये एंटेगनिस्ट सॉरी ऐड कर देते हैं जब आपका एक फॉलिकल रीच कर जाता है अबाउट 14 मिलीमीटर, ओके सर। ताकि और जो नीचे वाले आ रहे हैं। जी सर ये किस नेम से अवेलेबल ये एंटागोनिस्ट है और एगोनिस्ट? ये बेटा मैंने एक सेकेंड, मेरा ख्याल है इसमें एक स्लाइड थी जिसमें अ, ये एंटेगनिस्ट है बेटा, और ये एगनिस्ट है। लुक्रेन, डेकापेप्टाइड, ये लॉन्ग एक्टिंग जो एगनिस्ट आते हैं। एंटेगनिस्ट जो हैं ये इसका एमएसडी का है, जो मेरे ख्याल है पहले होती थी, क्या ओबीएस होती थी, हाँ, और सर ये सिट्रोटाइड। डेकापेप्टाइड जो ये मोस्टली मतलब यूज होता है ना, यस, डेकापेप्टाइड जो होता है जी, 0.1 मिलीग्राम फॉर द ये एगनिस्ट, एगोनिस्ट। ये एगनिस्ट के लिए, दिस इज द वन विच इज यूज फॉर एगनिस्ट। ओके थैंक यू सर। श्योर। शुड वी कंटिन्यू, आगे चला? सर लॉन्ग प्रोटोकॉल में तो हम एंटागोनिस्ट नहीं देते ना? किसमें नहीं? ओके सर। ओके, सो ये हो गया नेचुरल साइकिल, जहाँ पे कॉस्ट और उसका है, लेकिन ये
उसको क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि हमने उसका एक पिकअप कब करना है। तो वो एक थोड़ा सा है कि बार आप जाते हो तो फॉलिक रप्चर हो जाते हैं। वी डोंट डू दैट हेयर, लेकिन देयर आर सम सेंटर्स इंटरनेशनली जो इवन ये करते हैं, लेकिन उनका प्रेगनेंसी लो बहुत कम है। वो अपने उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज है, लेकिन स्टिल वी हम अपने सेंटर में वी आर नॉट डूइंग दिस अप टिल नाउ। जिसमें मैंने कहा ओवन पिकअप आफ्टर 34 to 36 आवर्स ऑफ एचसीजी इंजेक्शन है, और फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर डिपेंडिंग अपॉन हमने कब करना है। अगर फ्रेश करना है तो नॉर्मली डे 5 तक कर देते हैं। उसके बाद नॉर्मली अगर हमने फ्रीजिंग कर ली है तो फिर उसको 2 या 3 मंथ्स के बाद डिपेंडिंग अपॉन हमने क्या करना है। अगर उनका पीजीएस या पीजीटी होनी है तो उसमें डेफिनेटली उसकी फ्रीज होगी। फ्रीज इसलिए करेंगे कि बिफोर फ्रीजिंग हम उसकी बायोप्सी करके वी सेंड इट अब्रॉड, जिसमें उसकी वो डिफरेंट टेक्निक से देख के उसकी जेनेटिक स्क्रीनिंग कर लेते हैं, जिसमें अगर आपने कोई स्पेसिफिक क्रोमोसोम एब्नॉर्मलिटी पिकअप करनी है तो वो आइडेंटिफाई होता है कि इस एम्ब्रियो के अंदर ये यूप्लॉइड है, कि इसमें सारा कुछ ठीक है, कि इसमें एनिप्लॉइडी है, कि इसमें कौन सी वाली प्रॉब्लम है। क्रोमोसोम 21, 20 पहले रूटीनली 3 किया करते थे, जिसमें 21, 18 और 13 था। ये दीज आर द मोस्ट कॉमन, जिसमें 90% आ जाता है। लेकिन अब अगर पेशेंट चाहे तो उसकी एक्सटेंसिव स्क्रीनिंग भी हो जाती है, और अगर स्पेसिफिक genetic disorder है that can also be picked up and on these embryos वो किया जा सकता है। और जब ये हम करते हैं पीजीटी या पीजीएस, उसमें क्योंकि जब क्रोमोसोम स्टडी की जाती है तो उसमें ऑटोमेटिकली ही हमें उसकी जेंडर का भी पता चल जाता है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव इट डन इज फॉर जेंडर सिलेक्शन के लिए भी या फैमिली बैलेंसिंग के लिए करते हैं। हम अपने सेंटर के अंदर वी डोंट डू जेंडर सिलेक्शन फॉर एवरीवन अनलेस के अंटिल इनकी पहली फैमिली में एक बच्चा हो, तो उसको हम फिर वी प्रोमोट इट एज द फैमिली बैलेंसिंग। एंड जिसकी पहले इनफर्टिलिटी है उसमें रूटीनली वी डोंट डू पीजीटी या जेंडर सिलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। जब ये हो जाती है, ट्रांसफर हो गया है, तो उसके बाद फिर ऑफ कोर्स वी नीड टू गिव देम प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट, जिसके अंदर अब ये डिफरेंट स्टडीज हैं जिसमें लोग कहते हैं कि सिर्फ आप ओरल दे दें, आपको वजाइनल देने की ज़रूरत नहीं है। पर डिपेंडिंग अपॉन, अभी तक हमारा इतना कॉन्फिडेंस नहीं ओरल पे डेवलप हुआ, लेकिन वी डू गिव वजाइनल एज वेल एज ओरल, दोनों मिला के हम उसको दे देते हैं। और अगर उसका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है देन वी नॉर्मली कंटिन्यू दिस विल टिल एज ऑफ अबाउट 13 और फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक। उसके बाद फिर हम उसको डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट हिस्ट्री करना है कि नहीं करना, और वो देन वो ऑब्स्टेट्रिशियन उसको डिसाइड करता है कि हमने उसको किस तरह लेके चलना। So in summary, we need to evaluate the patient first. We need to consult about treatment option, उसका referral, उसका start treatment time, pre-treatment workup बड़ा ज़रूरी है। Decide the dose, वो उसकी कैटेगरी देखने के लिए again हाइपो, हाइपर और नॉर्मल। उसकी मॉनिटरिंग के लिए वो कब आएगा नहीं आएगा। ये नॉर्मली जो हमारे ये पेशेंट्स हैं इनको दे हैव अबाउट 7 to 8 विजिट्स, ये सॉरी 8 to 9 विजिट्स ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर बाकी इंजेक्शंस जो हैं जो डेली जैसे लग रहे हैं वो घर पे खुद लगा लेते हैं, क्योंकि वो इतना मुश्किल नहीं, वरना अपने करीब के किसी भी क्लिनिक से जाके लगवा लेते हैं। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उनको मॉनिटरिंग के लिए, ताकि उनकी डोज एडजस्टमेंट हो, उसके लिए उनको हॉस्पिटल आना पड़ता है। हॉस्पिटल का स्टे नहीं होता, दे जस्ट कम इन द मॉर्निंग एंड बाय इवनिंग दे आर रेडी टू गो बैक होम। इसलिए जो हमारा लाइफ सेंटर है वो नॉर्मली शाम को, रात के बाद बंद हो जाता है। और उसके अकॉर्डिंग से अगर प्रेगनेंसी होती है देन वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। और डिसीजन मेकिंग जहाँ पे कुछ फ्लक्चुएशन हो या ना हो तो उसमें वी डू हैव अ कमेटी जो सिट डाउन रिव्यू करती है फाइल को, ताकि वो करे। और स्पेशली दोस्त जिनका फेलियर हो कि नेक्स्ट टाइम के लिए हमने उसमें क्या चीज़ मेडिसिन ऐड करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है, या वजह क्या थी कि उसमें चांस अपना प्रेगनेंसी नहीं हुई। ओवरऑल pregnancy rate in all over the world, if it is less than 35, it can be 40 to 50%. But the take-home baby rate, ये pregnancy rate मैं आपको बता रहा हूँ, take-home baby rate और for an IVF is sometimes जिनके, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ ऐसे हैं जिनके miscarriages हो जाएंगे, या pregnancy की issues हो जाएंगे, या multiple pregnancy तो उसकी complications हो सकती हैं। तो take-home baby is around between 20 to 25%. इसमें अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो we will talk about that.
सर विद होल्ड कब करेंगे ओवर स्टिमुलेशन अगर हो जाए तो? बता दें, आपने बताया कि 30% इसका सक्सेस रेट है। बेटा एक एक करके विद होल्ड, ये हमारा इसका टेबल होता है। ये जिस दिन हमने जिसने कहा कि डे 2 3 में करेंगे और 6 पे जाके देखा, नंबर 1 कि कोई हमें मिल ही नहीं रहा रिजर्व, या उसमें से आपका फॉलिकल बन ही नहीं रहा है, सारे एवरीथिंग इज बहुत छोटे छोटे हैं, तो हम या तो वहां पे उसको फिर कॉल ऑफ कर देते हैं। या बहुत ज्यादा मल्टीपल मोर देन 10 फॉलिकल्स आपको लग रहा है कि एकदम बन रहे हैं, तो उसको भी हम विद होल्ड कर देंगे कि उसकी चांसेस ऑफ गोइंग इनटू ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन बढ़ जाता है। एंड ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन की अपनी कॉम्प्लिकेशंस भी है, लेकिन हर मरीज एक सर्टेन लेवल का इसमें ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन में माइल्ड में तो जाता ही जाता है। लेकिन ये स्वेयर फॉर्म इज अबाउट 1% और सो पेशेंट, लेकिन वो अगर 1% आते हैं उसके लिए हमें बड़ा केयरफुल होना पड़ता है, या उसकी मैनेजमेंट के लिए आईसीयू तक देन वी डू दैट। एंड इवन अगर वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं और वो यू डू रिमेंबर कि ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन जो है वो एचसीजी के साथ हो, जिनमें ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन का खतरा होता है उसको हम फिर स्टिमुलेट जो है वो एचसीजी से साथ नहीं करते, उसको हम डेकापेप्टाइल के साथ फिर हम स्टिमुलेट करते हैं। उसके अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन फर्स्ट चॉइस इज एचसीजी। अगर एचसीजी नहीं अवेलेबल तो या हम उसको नहीं लगाते बिकॉज ऑफ हाइपरस्टिमुलेशन, तो उसकी जो स्टिमुलेशन होगी, सॉरी ट्रिगरिंग होगी, विल ट्रिगर दैट बाय डेकापेप्टाइल, या हम सर मतलब एचसीजी की OHSS सर OHSS जो है मतलब विदाउट प्रेगनेंसी भी हो सकता है और प्रेगनेंसी अगर हो जाए तो उसमें भी हो सकता है? बेटा Yes, अगर sir. OHSS है और साथ प्रेगनेंसी हो गया फिर वो बहुत एग्रीवेट हो जाता है, क्योंकि यू रिमेंबर दैट उसमें बीटा एचसीजी आपका बढ़ना जितना एचसीजी हाँ, बढ़ेगा उसकी उतनी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन बढ़ती जाती है, तो कई बार फिर हमें वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी पड़ती है टू ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ एचसीजी। तो थैंक वो यू। उसमें ऐसे नॉर्मल मरीजों के अंदर अगर वो हाइपरस्टिमुलेशन है तो वी रिकमेंड कि हम उसके एम्ब्रियोज लेके फ्रीज कर देते हैं, उसमें नहीं ट्रांसफर करते। और उसकी जो ट्रिगर करनी थी हमने वो एचसीजी के साथ ट्रिगर नहीं करेंगे, वो हम डेकापेप्टाइल के साथ करेंगे, ताकि चांसेस आपके उसके हाइपर, क्योंकि ट्रिगर का मतलब ये है जैसे बंदूक का जब तक ट्रिगर नहीं दबाते तो वो प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता। एसीजी इज वन ऑफ दोज थिंग्स, वो लगाते हो आप, एलएस सर्च देते हो, उसमें फिर आपका एकदम ट्रिगर हो जाता सर ये सर आईवीएफ के ये साथ नॉर्मली प्रेग्नेंट, जो पेशेंट्स है। बेटा वन बाय वन, सर प्रेगनेंसी रेट जो है आईवीएफ के साथ फिर ऑल एजेस में सेम है या सर डिफरेंट, मतलब 40 इयर्स और 35 इस तरह? उसमें मैंने आपको ये टेबल तो दिखाया है ना, ये जिस तरह एज आपकी बढ़ रही है, ये एट द एज ऑफ 35 ये परसेंटेज है, अच्छा, और जैसे ही आपकी बढ़ती जाती है तो देन इट कम्स आउट। इसीलिए नॉर्मली आईवीएफ शुड बी, जो करना भी है तो 40 से पहले पहले कर लें तो बेहतर रहता है। एंड द बेस्ट इज अराउंड 35 इयर्स ऑफ एज, बिटवीन 35 ओके, एंड 38। ओके, थैंक यू सर। सर ये एक क्वेश्चन था, अगर पेशेंट्स पीसीओ वाली ओवुलेशन इंडक्शन लेती हैं और उनका मैच्योर फॉलिकल आ जाता है तो क्या हम्म, सर हम एचसीजी उसको ट्रिगर दें या एंटागोनिस्ट का ट्रिगर दें डेकापेप्टाइल का? बेटा डिपेंडिंग अपॉन उसके कितने फॉलिकल्स, अगर एक ही फॉलिकल बना हुआ है फिर तो आप एचसीजी का दे सकते हो, हम्म, दैट्स नॉट एन इशू। अगर उसके मल्टीपल बहुत ज्यादा बने हुए फॉलिकल्स फिर देन यू डोंट ट्रिगर देम विद एचसीजी। मैं तो उनको फिर कुछ भी नहीं करता, वी डोंट सही। गिव देम ट्रिगर एट ऑल। इस- अगर आपने सिर्फ ओवुलेशन इंडक्शन करनी है फिर वी डोंट गिव देम ट्रिगर, वी टेल देम ओके ट्राई नेचुरली, फिर हम उसके बाद देखें। ओके सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने समझाया हमें। चलो बेटा याद भी रख लेना, फिर समझा तो दिया है। सर थैंक याद, यू सर सर। सर सर ये अभी जो आ जाए आपके एग्जाम में तो हम पास हैं इसमें। सर सर ये जो आपने कहा कि हम लोग फिर बीटा एचसीजी का ट्रिगर नहीं देते, हम जीएनआरएच एंटागोनिस्ट डेकापेप्टाइड का देते हैं, तो ये हम कब देते हैं? उसी टाइम पे जब नहीं इसी चीज, जब आपका 18 मिलीमीटर से 3 या उससे ज्यादा फॉलिकल्स बन जाएंगे तो आपने एसीजी का देना है, उसकी बजाय आप फिर डेका दे दो, एसीजी लगाने की बजाय फिर डेका लगा दो। ओके सर, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कॉस्ट और ये सक्सेस रेट बता देंगे आईवीएफ और एक्सी का? बेटा सक्सेस तो डिपेंडिंग अपॉन बहुत सारे फैक्टर्स में है, जिसमें नंबर 1 एज ऑफ द फीमेल है, नंबर 2
क्वालिटी ऑफ एग्स हैं। नंबर 3 आपकी अपना उसकी फर्टिलाइजेशन कैसी हुई, और फर्टिलाइजेशन के बाद फिर हमने ट्रांसफ़र कब किया। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स उसमें वो ऐड ऑन हो गए। कॉस्ट जो है इक्सी की ऑलमोस्ट जो है बिटवीन 5 to 7 lakhs आती है ऑफ नॉर्मल इक्सी की, और जो पीजीटी या पीजीएस करते हैं वो तकरीबन 7 to 10 lakhs तक चली जाती है इन डिफरेंट सेंटर्स। और आईवीएफ? आईवीएफ नॉर्मली अब इट हैज बीन जो जितने अच्छे सेंटर्स हैं वो अब आईवीएफ नहीं करते, दे ऑल डूइंग इक्सी नाउ। हमारा भी 99% जो है वो पेशेंट्स की इक्सी की जाती है, नॉट आईवीएफ। इसलिए आईवीएफ इसलिए ज़्यादा बोला जाता है क्योंकि आईवीएफ इज़ अ लेमन टेक्नोलॉजी, लोगों को जो समझ आ जाती है। इसी क्योंकि समझ नहीं आती इसलिए नॉर्मली पेशेंट से कहते हैं आईवीएफ है, लेकिन वो करें हाँ इसका आईवीएफ करना है कि इक्सी करना है, दैट नॉर्मली इज डिटरमिन्ड नॉट बाय द गायनेकोलॉजिस्ट, बाय द एम्ब्रियोलॉजिस्ट। वो अंदर लैब में जब उसकी क्वालिटी और सारी चीज़ें देख के करते ओके सर, थैंक यू। हैं। सर हम जो मेसा और पीसा और टीसा ये 3 प्रोसीजर है, इनमें से डिसाइड कौन सा करें कि हमें इस पेशेंट के लिए कौन सा सूटेबल है बेटा इक्सी के लिए? ओके, पिज़्ज़ा जो एपिडिडमिस से किया जाता है ना, वो नॉर्मली इसलिए पिज़्ज़ा से किया जाता है क्योंकि कुछ स्पर्म्स की जो मेच्योरेशन है वो जाके पिज़्ज़ा अपना एपिडिडमिस में होती है, वहाँ पे जो स्पर्म्स मिलते हैं। तो नॉर्मली पिज़्ज़ा इज डन, ये मैं अपना प्रोटोकॉल बता रहा हूँ क्योंकि जो हम अपने सेंटर में करते हैं, हम पिज़्ज़ा तब करते हैं कि जिसमें हमने उस टाइम पे उसका इक्सी का प्रोसेस करना है। बाकी जो टीज़ा है, टीज़ा इज डन जो हम पहले करते हैं उसके आईवीएफ से। लेट्स सपोज पेशेंट एक है वो एज़ोस्पर्मिया के साथ आ जाता है, अब उसका एफएसएच ठीक है, तब हम उसका टेस्ट रन करने के लिए उसका हम ये टीज़ा करेंगे जस्ट टू सी कि वहाँ स्पर्म मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। जब हमने उसका इक्सी प्रोग्राम करना है या उस साइकिल में करना है, देन इट इज रिकमेंडेड कि फिर आप उसका पिज़्ज़ा करो। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट। थैंक यू। ओके, सर चलो ये अगर कोई OHS सर एक क्वेश्चन है सर जी बेटा। इसमें जो हम OHS को प्रिवेंट करने के लिए हम कहते हैं कि एंटागोनिस्ट साइकिल में आप जो है GnRH का एगोनिस्ट दें, क्या इस ये किस तरह से है? मुझे रिपीट करो क्वेश्चन बेटा। सर OHSS को प्रिवेंट करने के लिए सर ये थोड़ा समझ नहीं आता कि आप अगर GnRH एगोनिस्ट का साइकिल चला रहे हो तो उसमें आप GnRH एंटागोनिस्ट देते हो, और अगर एंटागोनिस्ट का साइकिल चला रहे हो तो उसमें एगोनिस्ट देते हैं, ये किस तरह से है? नहीं ये मुझे नहीं पता बेटा कि हमने वो अपनी रजीम ही चेंज कर देनी है बिकॉज के उसकी स्टिमुलेशन हो, क्योंकि दोनों का तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में फर्क है। तो हाफ वे थ्रू तो यू कैन नॉट चेंज दैट, नॉट दैट आई नो। तो अगर तो ये या वो आपने कैसे ट्रिगर के प्रिवेंट लिए पूछ करेंगे रही फिर? हैं सर, वो ट्रिगर ट्रिगर के लिए पूछ रही हैं जो हम एंटागोनिस्ट उसका एगोनिस्ट का बेटा ट्रिगर देते हैं ना प्रिवेंशन के लिए। देखो हाँ, वो मैं पेप्टाइड का एचसीजी का ट्रिगर दे दो, यू डोंट चेंज द ड्रग्स। वो जहाँ पे आपने देखो ना, यहाँ मैं कहा गया। एक सेकंड। जहाँ पे ये एचसीजी लगना है, जब ये 18 मिलीमीटर का फॉलिकल आपका हो गया 3 से ज्यादा, यहाँ पे जो एचसीजी ये लगना है इसी जगह पे डेकापेप्टाइड लगा दो। दैट्स ओनली डिफरेंस, दैट इज हाउ वन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ दिस। या अगर आप 10,000 यूनिट ऑफ एचसीजी देते हो, उसकी डोज आधी करके 5,000 रुपये तक आ सकती, डिपेंडिंग ऑन। लेकिन ये जब स्टिमुलेशन हो रही होती है, पेशेंट की हिस्ट्री, उसकी प्रीवियस ये और उसके कितने नंबर ऑफ हैं, उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं। अच्छा ठीक, सही सर। ठीक है, आप ये दवाई नहीं चेंज कर सकते, स्टिमुलेशन वगैरह और ये इन बिटवीन नहीं चेंज कर सकते आपके उसको फिर, कि पहले एंटेगनिस्ट लग रहा था फिर चेंज करके उसको एगनिस्ट लगा। सर फिर हम माइल्ड और मॉडरेट OHSS में साइकिल कैंसिल कर देंगे अगर पेशेंट चाह रही है कि वो कंटिन्यू करे इसको, मतलब वो नहीं प्रेगनेंसी चाह रही ये है। अगेन देखो, माइल्ड तो नॉर्मली
ऑलमोस्ट सारे ही चले जाते हैं मरीज। वो माइल्ड स्टिमुलेशन आपको तो चाहिए क्योंकि आपको नंबर ऑफ फॉलिकल्स चाहिए, नंबर ऑफ एग्स चाहिए। माइल्ड पे नॉर्मली वी नॉट दैट कंसर्न, थोड़ा सा केयरफुल हम जरूर हो जाते हैं। जो मॉडरेट और सीवियर वाले हैं उसमें यस वी सिट डाउन विद द पेशेंट, उसको बता देते हैं कि जी ये इसकी इम्प्लीकेशंस हैं, ये फायदे हैं, ये नुकसान है, क्योंकि रिमेंबर दैट कि इतने लाखों का टीका लगा हुआ है और फिर बीच में आप साइकिल रोक दो बिल्कुल, और वो भी एक बड़ा, इट्स नॉट एन इजी डिसीजन। तो वी हैव टू सिट डाउन विद द husband and wife, both of them, and tell them कि जी कि this is what is happening and this is the maximum we can do। और अगली दफ़ा फिर उसकी जो डोजेज है उनको फिर हम और कम करके फिर then we can restart। लेकिन ऑफ कोर्स जो टीके लग गए हैं उसकी कॉस्ट, ये सारा चीज़ें तो उसको बेयर करेगा अनफॉर्चुनेटली। ओके, थैंक यू सर। इमरान, है डॉक्टर शनाज की क्लास होगी? जी सर, हाँ सर। 10 बजे? जी सर, 10 बजे। चलो, अगर हमारा कोई और क्वेश्चंस नहीं है देन आई बिड यू द हाफिज़। एंड जो एग्जाम दे रहे हैं अभी नेक्स्ट वीक उनको गुड लक, इंशाल्लाह पास हो जाओगे सारे। ओके जी।